नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ये कांग्रेस को कौन सी बीमारी हो गई है? भौं भौं करते घूम रहे हैं उनके सांसद, और कुछ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि अगर वो खांसते हैं तो उनकी शक्ल भी वैसी होती है, उनके मुंह से आवाज भी ऐसी निकलती है। ये क्या हो रहा है? एक तरफ जेएमएम ने बाहर का रास्ता दिखाने की ठान ली कांग्रेस को, तो कांग्रेसियों को कौन सी बीमारी लग गई? कांग्रेस को काटा होगा किसी ने, जिसकी वजह से इस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। पहले रेणुका चौधरी एक डॉगी को लेकर के पार्लियामेंट पहुंच जाती हैं, नियम कायदे कानूनों का पता होने के बावजूद, पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वो एक आवारा कुत्ते को कहीं से कोई सड़क पर घूम रहा है, वो कह रही है कि कोई एक्सीडेंट हो गया था छोटा मोटा और ये वहां बेसहारा सा घूम रहा था, तो मैं इसको उठा करके ले आई, अब अपनी गाड़ी से इसको वापस भेज रही हूँ। तो क्या वो नहीं जानती हैं कि किसी के कुत्ते को, पिल्ले को इस तरीके से उठा करके ले जाना ये एक अपराध भी है। लेकिन चलो छोड़ो, लेकिन पार्लियामेंट लेकर के पहुंच जाना, वहां हमने सुरक्षा कर्मियों के, सेना के, अर्धसैनिक बलों के कुत्ते तो देखे थे, लेकिन सांसदों के कुत्ते तो नहीं देखे थे अभी तक। लेकिन वो ले आई, और उसके बाद से कुल मिलाकर के उनके उस स्टेप को सही साबित करने के लिए जितनी ताकत कुत्ता पुराण में लगा रही है कांग्रेस कल से ही, यानी आप देखिए, राहुल गांधी पूछ रहे थे मीडिया से कि अच्छा, यहाँ पेट्स को लाना प्रतिबंधित है। ये 2004 से संसद के सदस्य हैं, इस बार 5वीं बार चुने गए हैं। 4 बार अमेठी से, 3 बार अमेठी से, 1 बार वायनाड से, 1 बार रायबरेली से। इनको ये पता नहीं है कि वो प्रतिबंधित एरिया है, प्रोहिबिटेड एरिया है, और वहां पर इस तरह के पेट्स वगैरह नहीं ले जाया जा सकता, सुरक्षा कारणों से भी और वैसे भी। अगर 5-7 सांसदों को काट ही ले कोई बिगड़ैल कुत्ता, तो फिर रेबीज के इंजेक्शन ठुकवाते फिरिए। तो ये हर चीज को मजाक बना करके रख देना और ये कहना कि अच्छा, यहाँ परिसर में तो इजाजत नहीं है पर पार्लियामेंट के अंदर तो है। किनको आप कुत्ता बता रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर तो हैं, किनको बता रहे हैं? 98 99 तो आप लोग खुद भी हो, जिसमें आपकी बहन जी भी हैं। तो माता अपने जी। आप को भी, अपनी बहन जी को भी, अपनी माता जी को भी, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी, सबको आप उसी श्रेणी में ले आए। अगर आप सत्तारूढ़ दल के लोगों के ऊपर तंज कस रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर तो हैं, तो इसका मतलब ये आप खुद को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। ये चीजें, और इनके प्रवक्ता आपके पवन खेड़ा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई देते हुए कहते हैं कि जब आदमी खांसता है तो वो भी वैसा ही लगता है, यानी कुत्तों की तरह ही लगता है। रेणुका चौधरी को किसी ने कहा आज कि आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ सकता है, ऐसे संकेत हैं कि आपने गलती कर दी कुत्ते को ला करके। तो माइक पर वो भौं भौं कर रही थी, और भौं भौं करके फिर मुड़ करके चल दी, ये कहते हुए कि चल, हो गया तेरा। यानी मीडिया को भी आप कितने गलत तरीके से उसके साथ बिहेव कर रही हैं, अपने आचरण पर भी आपको कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई अफसोस नहीं। न कहा कि मुंह तोड़ जवाब दूंगी अगर विशेषाधिकार हनन का कोई प्रस्ताव, कोई नोटिस मुझे मिला तो। ये सब दर्शाता है कि इनका फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है वो बहुत हाई है इस समय। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बिहेव किया जाए, वरना एक के बाद एक, अंजू जी, आपकी समझ में आता है क्या कि आप 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुके हो, आपकी लीडरशिप में पार्टी हार चुकी है, 3 लोकसभा चुनाव कंटिन्यूअसली,
निरंतरता में हार चुके हैं। 100 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हो पार्लियामेंट में, लोकसभा में। राष्ट्रपति का चुनाव आप 2 बार हार चुके, उपराष्ट्रपति का चुनाव 3 बार हार चुके, स्पीकर का चुनाव 3 बार हार चुके, और अक्ल ठिकाने पर आने के बजाय अगर आप इसी तरह की हरकतों में लगे हुए। दूसरी बात यह है, आपने एक बात नोटिस की होगी, कल भी एक वीडियो आया था, आज भी एक वीडियो आया है। कल तो खैर ये पहले सफे में खड़े हुए थे, पहली सफ में खड़े हुए थे, पहली लाइन में खड़े हुए, और बाकी लोग तो नारेबाजी कर रहे हैं। बाकी तो प्ले कार्ड, खरगे साहब के हाथ में भी प्ले कार्ड थमा दिया गया था, लेकिन माँ, बेटी और बेटा तीनों के हाथ में प्ले कार्ड नहीं था, क्योंकि मालिक लोग हैं। बाकी लोग तो सब प्ले कार्ड और नारेबाजी के लिए रखे हुए हैं। बाकी ये तीनों अपना खड़े हुए थे आराम से, और राहुल गांधी अपने फोन में घुसे हुए थे। पता नहीं वहां भी कितना इंपॉर्टेंट मैसेज आ रखा था कि उसी में लगे हुए थे। आज पहली पंक्ति में तो नहीं खड़े थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे लोगों के पीछे दूसरी कतार में खड़े थे, लेकिन वहां भी मोबाइल फोन में ही लगे हुए थे। यानी राजनीति को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितना सोशल जो आपके संदेश हैं, अब संदेश है या क्या है, या शेयर मार्केट है, या क्या चीज है, क्रिप्टो है, क्या है, कि आपको हर समय उस पर नजर रखनी पड़ रही है। यानी फोन पर आपको नजर रखनी ही पड़ रही है, चाहे आप राष्ट्रपति भवन में बैठे हों, किसी के शपथ ग्रहण समारोह में गए हों, गए नहीं हैं, पर सेंट्रल हॉल में आप जा रहे हो महत्वपूर्ण, वहां भी आपकी नजरें जो है वो फोन में घुसी रहती हैं, हर जगह फोन में। अब वो पता नहीं जहां मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूदे थे, वो मोबाइल फोन किसी को दिया था कि नहीं दिया था। तो ये एक नॉन सीरियस पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में कहूंगा तो पॉलिटिक्स का अपमान होगा। पॉलिटिक्स तो कर ही नहीं रहे हैं, पॉलिटिक्स की तो समझ ही नहीं है। कई बार लगता है कि जबरन इनको हाथ पकड़ करके पॉलिटिक्स में ले आया गया। इनको एबीसीडी भी पता नहीं है, कैसे बिहेव करना चाहिए इसकी भी समझ नहीं है। सर ये तो जैसे बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आप देखो ना, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो राहुल गांधी का रवैया रहा था, उसका असर अब दिख रहा है ना झारखंड में। जो सीक्रेट मीटिंग हुई है, बताया जा रहा है हेमंत सोरेन की, दिल्ली में आए हैं, बीजेपी के नेताओं से मिले हैं, पीएम मोदी से भी मुलाकात की है। अब तो ऐसा लग रहा है कि वहां से बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है सरकार से, कांग्रेस का लात मारकर बाहर करने वाले हैं हेमंत सोरेन, जिस तरह का रवैया रहा है राहुल गांधी का सीट बंटवारे को लेकर वहां पर बिहार में। देखिए बात ऐसी है, कांग्रेस की तो मजबूरी है, कांग्रेस के नेताओं की तो मजबूरी है। जो बाकी के विपक्षी दल हैं, जो इनके सहयोगी हैं, उनकी क्या मजबूरी है राहुल गांधी को ढोते रहने की, जबकि सबको पता चल चुका है कि ये पूरी तरीके से अयोग्य व्यक्ति है, बददिमाग आदमी है, और ये कब क्या कह दे, कब किस तरह का बिहेव कर दे किसी के साथ, कुछ कह नहीं सकते। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बिहार में भी जब टिकटों के वितरण का मामला था, समस्या थी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगा, जब इसका फैसला होना था तब तो ये मलेशिया में छुट्टियां बिता रहे थे, अज्ञात स्थान पर किसी अज्ञात के साथ। फिर ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए आए, क्योंकि मजबूरी थी, नहीं आते तो लोग कहते कि देखो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं और कितने गैर जिम्मेदार आदमी हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वोट डालने के लिए नहीं आए, विदेश में ही हैं। उसके बाद ये निकल गए लैटिन अमेरिका के देशों की यात्रा पर, 3 देशों तक तो कैमरों पर पकड़े गए। उसके बाद 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पता नहीं कहाँ रहे। फिर लौटे तो चंडीगढ़, एक आईपीएस, दलित आईपीएस की सुसाइड मामले में। फिर रायबरेली, हरिओम वाल्मीकि के केस में चले गए, फिर असम चले गए। बिहार के लिए उपलब्ध कब हुए, जब पहले चरण के नामांकन का 36 घंटा बचा था, तब अशोक गहलोत को भेज रहे हैं कि जाकर के संभालो, क्या है मामला देखो जरा।
अभी बाकी का सब छोड़ दीजिए, एक मीटिंग बुलाई गई थी बिहार को लेकर के समीक्षा करने के लिए। तो वहां रूम में आए कृष्णा अल्लावरू, केसी वेणुगोपाल, दूसरे लोग बैठे हुए थे। तो पूछा कि सब एमएलए को बुला लो जितने चुन करके आए। बोला जी ये सोफे पे बैठे हैं इतने ही तो हैं, 6 थे। तो जिसको यही पता ना हो कि कितने चुन करके आए हैं, अच्छा इनकी उछल कूद में और मेहनत में तो कोई कसर है नहीं। वैसे ये 16-17 दिन वहां वो कौन सी बिहार वोट यात्रा या कौन सी निकाल करके गए थे मलेशिया। सर वो जो घुसपैठिया बचाओ यात्रा ही कहा जाएगा, हम तो उसको वही हाँ, बोलेंगे। और घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी वो। तो वो वोट अधिकार यात्रा, घुसपैठिया बचाओ यात्रा वो करके गए थे। लेकिन देखिए उसी का नतीजा है कि कम से कम 6 एमएलए तो आ गए, वरना इतने भी आने की कहाँ उम्मीद थी। लेकिन लोग कहते हैं कि वो तो आरजेडी की कृपा से जीते हैं 6 के 6, इसमें राहुल गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि चाहे हेमंत सोरेन हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे के प्रवक्ताओं का आजकल आप देख रहे हैं क्या, कितना तीखा आक्रोश आनंद दुबे के रूप में टीवी चैनलों पर देखने को मिल रहा है। खुलेआम गरिया रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, पानी भी नहीं पीते, बीच में बिना पानी पिए ऐसा गरिया रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनने दिया था विधानसभा चुनाव में, तो उद्धव ठाकरे एकदम किल से बैठे हैं। तो अभी आप देखिएगा आने वाले दिनों में, आने वाले समय में देखिए 3 चुनाव में राहुल गांधी जबरन चेहरे रहे हैं लोकसभा में, 2014, 2019, 2024। अब 2029 में तो नहीं बनने देगा विपक्ष इनको चेहरा, क्योंकि इनके खाते में कुछ है ही नहीं। ये तो कांग्रेस का ही कबाड़ा किए दे रहे हैं, और जिस जिसके साथ खड़े होते हैं उनका भी बंटाधार हो रहा है। तो अब अभी तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब अरे बुरा वक्त हो किसी का तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यानी अखिलेश ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया कि इनका बहुत बुरा वक्त चल रहा है इस समय, इस समय इनका साथ छोड़ना ठीक नहीं होगा, लेकिन यह भी छोड़ के जाएंगे, ये लिख लो। पर सर ये जेएमएम वाला खेल आपको होता दिख रहा है? क्योंकि क्यों जाए इंडी गठबंधन के साथ रहकर, क्या करेंगे हेमंत सोरेन? उन्होंने तो सीधे सीधे जब अपने कैंडिडेट अनाउंस भी कर दिए थे बिहार विधानसभा में, तो कहा तो था कि कांग्रेस के साथ रहने का फायदा क्या है, कोई टिकट के लिए कोई सीरियसनेस ही नहीं थी। तो अब तो वहां पर आपको लगता है खेल बिगड़ता जा रहा है। मुश्किल से 3 राज्य इनके पास है, चौथा यही राज्य था जहां पर मिलीजुली सरकार थी। वो जम्मू कश्मीर में तो सरकार में भागीदारी है ही नहीं, तो यहां पर भी ये चला जाएगा तो मतलब जीरो की तरफ जाती दिख रही है बाकी राज्यों में कांग्रेस। देखिए संकट ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ अच्छी खासी स्ट्रेंथ में है, तो वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे तो वो भी एक तरीके से डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, केंद्र में मोदी जी और वहाँ पर हेमंत सोरेन। और जिस तरह जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने इनको भाव नहीं दिए, ये 2 कैबिनेट मंत्री मांग रहे थे और डिप्टी सीएम भी मांग रहे या डिप्टी चेयरमैन मांग रहे थे विधानसभा में। और उन्होंने कहा कि भाई निकल लो ठंडा पानी पी करके और दिल्ली जाकर के पीछे मुड़ के देखना, हमें तुमसे बात ही नहीं कर रही। 6 एमएलए जीत के आए हैं, 6 के 6 मुस्लिम जीत करके आए हैं, और ये चाह रहे थे कि कम से कम 2-3 को तो वहां पर बंगले बंगले मिल ही जाए, घोड़ा गाड़ी मिल जाए, मंत्री पद मिल जाए, यानी सरकार में हिस्सेदारी चाह रहे थे। इसी तरीके से झारखंड में भी घुसे हुए हैं, बोला जी डिप्टी सीएम बनाओ हमारा, हमें ये दो हमें वो दो, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, इनका वो हाल हो रखा है। तो पल्ले में कुछ नहीं है लेकिन चाहिए सब कुछ। तो हेमंत सोरेन भी देख रहे होंगे कि यार इससे तो बेहतर है कि अगर मुझे राज्य का विकास करना है और लॉन्ग वे में पॉलिटिक्स को देखना है, तो फिर मैं क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूं, इनके साथ रह करके मुझे क्या मिल रहा है।
बल्कि रोजाना की इनकी फरमाइशें और आती होंगी। जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं उन राज्यों को ये एटीएम की तरह यूज करते हैं। तो जाहिर है तमिलनाडु और यहाँ कोशिश करते होंगे, हालांकि तमिलनाडु में तो स्टालिन ने इनको भाव ही नहीं दिया था, यहाँ सरकार में शामिल है ये। तो हो सकता है कोई सीरियस स्टेप जो है वो ले रहे हों हेमंत सोरेन, और आने वाले कुछ दिनों में, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, भाऊ के पास पता नहीं कहाँ से ये खबरें आ जाती हैं, तो उन्होंने मेरे कान में कहा था कि जरा झारखंड पर नजर रखो, कुछ हो रहा है वहां। तो अब देखिए आप, होता हुआ सर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है, जमीन खिसक रही है वो कांग्रेस की। पर सर, एक तरफ जमीयत उलेमा हिंद के वो जो अध्यक्ष हैं महमूद मदनी, वो किस तरह से जिहाद की भाषा कर रहे हैं, हर क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए, स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। कांग्रेस के नेता भी यही बातें कर रहे हैं। वो रेवंत रेड्डी तेलंगाना वाले, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं वो क्रिप्टो क्रिश्चियन तो नहीं बन चुके हैं। हो सकता है उन्होंने इस्लाम अपना लिया हो, क्योंकि अब उनको हिंदू देवी देवता कितने हैं इससे तकलीफ होने लगी। किस तरह की टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ दिन पहले वही कह रहे थे कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। अंजू जी, ये सब चलता है ऊपर से। आपका नेतृत्व क्या सोच रहा है, आपका नेतृत्व क्या चाह रहा है, आपका नेतृत्व क्या बोल रहा है, इसी से सब प्रेरित होते हैं। वो चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सांसद हो, आपका प्रवक्ता हो, कोई भी हो, सबकी जबान फिर वैसे ही दौड़ने लगती है, और उसी तरह की जीविया जो है, उसी तरह की चीजें जो हैं वो सामने लेकर के आ जाती हैं। तो वही वहां भी होते हुए देख रहे हैं। और हिंदुओं को, सनातनियों को, देवी देवताओं को, आस्था के केंद्रों को तिरस्कृत करना, उनके बारे में अपमानजनक बातें करना, ये तो कई बार लगता है कि इनके डीएनए में है। और कई बार ये जानबूझ करके, वीर सावरकर से लेकर के और तमाम महाराणा प्रताप से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी प्रतिमाएं जब इनको देने की कोशिश होती है किसी प्रोग्राम में, जब ये जाते हैं तो ये हाथ भी नहीं लगाते, लेते भी नहीं। तो क्या, किसको संदेश देना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं, ये तो समझ में आता है ना लोगों की। कि आप, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि वहां पर 20 कैमरे लगे हुए हैं, मीडिया की मौजूदगी है, कैमरों पर आप अगर इस तरह की हिकारत भरी दृष्टि से इस तरह के कृत्य करते हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मैसेज तो भेजना चाह रहे हैं। एक तरफ इनकी राजनीति है और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति भी नहीं, मैं तो राष्ट्रनीति कहूंगा उसको, जो विकास में भी लगे हैं, विरासत को भी सहेजने और उसको गौरवान्वित करने में, पुनर्स्थापित और पुनर्प्रतिष्ठापित करने में लगे हुए हैं। उनको कोई हिचक नहीं है। बहुसंख्यक आबादी के जो भी आस्था स्थल हैं, उनको वो किस तरीके से उन पर ध्यान दे रहे हैं, वो सबको दिखाई दे रहा है। तो लोगों को अब एक्चुअल में चूज करने में परेशानी ज्यादा हो नहीं रही है, ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं पड़ रही है, सोच विचार पर ज्यादा उनको खपाना नहीं पड़ रहा समय। उनकी समझ में आ रहा है कि भारतीय कौन है, भारतीयता किसमें है, भारतीय संस्कृति को कौन पल्लवित पोषित कर रहा है, कौन अपमानित कर रहा है, कौन तिरस्कृत कर रहा है। तो उनको फैसला लेने में बड़ी आसानी हो रही है। ये तो अच्छा ही हो रहा है, वैसे इसमें बुराई कुछ नहीं है अंजू जी। लेकिन सर, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सनातन के लिए करते हैं, देवी देवताओं के लिए करते हैं, आप दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोल के दिखाएं ना।
तुष्टिकरण की राजनीति से अभी तक ये बाज नहीं आ रहे। अगर जिहादी बात कर रहे हैं, जिहाद की बात कर रहा है महमूद मदनी, तो आप इमरान मसूद की भाषा देखिए, उसको वो भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप थूक जिहाद की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं। जिहाद तो पॉजिटिव वर्ड है, ये तो देश के लिए किया जाता है। हाँ, तो फिर महमूद मदनी को जिहादी कहना शुरू कर दो आज से, ये कोई बुरी बात थोड़ा। या आरजे साइमा, उसको भी जिहादन कहना शुरू कर दो। वो एक डेफिनेशन दी थी ना उसने पिछले दिनों के, जिहाद का मतलब तो स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। तो संघर्ष तो हर आदमी करता है, तो सबको जिहादी कहना शुरू कर दो। ये जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे की कुल मिलाकर के जो रणनीति है वो बहुत खतरनाक है। इनको एक्सपोज करते रहना बहुत जरूरी है। और क्या मतलब, सबकी जबान एक जैसी, सबकी जबान। ये क्या कहना चाहते हैं? ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो कुछ चल रहा था, जो कुछ पक रहा था, तो ये भी जिहाद है, ये भी संघर्ष है। मगर किसके लिए? लोगों को उड़ाने के लिए, उनके उनके लहू सड़कों पर बहाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, पूरे समाज और देश में एक दहशत का वातावरण बनाने के लिए। और अल्टीमेटली जो इनका सपना है, जिसको अपनी जबान से नहीं कहते हैं, गजवाए हिंद, उसको स्थापित करने के लिए। तो फिर तो सवाल ये है कि सबकी शिनाख्त तो हो ही रही है, हो ही चुकी है लगभग। अब तो इनको या तो अलग थलग करके छोड़ देना चाहिए, या जो इलाज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, कल से बरेली में फिर बुलडोजर चल रहे हैं। जितनी अवैध संपत्तियां बना रखी हैं, जितनी सरकारी गैर सरकारी पंचायती जमीनों पर कब्जे करके बारात घर से लेकर के, और मस्जिदें और मजार और यतीम खाने और पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं इन्होंने, वो सब ध्वस्त करो। और जहां इनको कट्टरपंथी बनाया जाता है, जहां जिहाद की शिक्षा दी जाती है, उन मदरसों को भी खत्म करो। इसके लिए योगी जैसे चीफ मिनिस्टर्स की ज्यादा संख्या में जरूरत है। और अब तो योगी जी को देखते देखते कई चीफ मिनिस्टर अब उसी लाइन पर चल रहे हैं। हिमंता ने बहुत बड़ा काम किया है असम में। पुष्कर धामी ने बहुत अच्छा काम किया है उत्तराखंड में। और हिमाचल में सुक्खू भले ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, और भले ही वो डिनायल मूड में रहे हों, पर वहां जनता ने बहुत बड़ा काम करवा दिया। संजौली में और दूसरी तमाम, हमीरपुर में भी, दूसरी जगहों पर भी कई जगह अवैध मस्जिदें खड़ी कर दी गई थी। अब मतलब ताज्जुब होता है ये सोच करके ही कि देवभूमि जो हमेशा शांत रही, सुरम्य रही, जहां कभी मजारे, मस्जिदें, ये सब अजान ये सुनाई नहीं पड़ती थी भाई, ये किस तरीके से मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर भी जाकर के ये रातों रात पसर गए हैं, कब्जे कर लिए। और जो वहां की इतनी समृद्धशाली संस्कृति थी, उसको भी छिन्न भिन्न करने पर आमादा है। संजौली में शुरू कैसे हुआ था? आती जाती युवतियों को, बच्चियों को छेड़ना, महिलाओं को छेड़ना। जब ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हो गई तो फिर ये सब शुरू हुआ। और खास तौर से वहां पर शुक्रवार को जिस तरीके से जमावड़ा लगने लगा था, दूर दराज के हिमाचल के इलाकों से भी ये लोग वहां पहुंचने लगे थे, तो लोगों के कान खड़े हुए भाई कि ये हो क्या रहा है। तो देखो, हर एक को एक्चुअल में ये जिम्मेदारी अंजू जी केवल सरकार की भी नहीं है, बिल्कुल, या किसी मुख्यमंत्री की भी नहीं है। ये हर नागरिक की है कि
आप जरा आंख कान खोल करके रहिए, आपके आसपास क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, इसको रिपोर्ट करिए, उसका विरोध करना सीखिए। बिल्कुल। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहे हैं हम सब लोग, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत को खुद कांग्रेस ही करने जा रहे हैं। जितना ये लोग सनातन को गालियां देते हैं, उसके बारे में अनाप शनाप बातें बोलते हैं, उससे इनको ही तो नुकसान हो रहा है ना। पूरी पोल पट्टी तो इनकी खुल रही है, धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है। ये इंडी गठबंधन वाले बाकी घटक दल भी कितने वक्त तक इनके साथ रहेंगे। और दूसरा, ये जो भी बातें करते हैं सर, ये एक जमात को खुश करने के लिए कर रहे हैं। अब जिस तरह से एसआईआर हो रहा है सर, उसमें भी तो नुकसान इन्हीं सबका होने वाला है ना। इन्हीं की तो अवैध वोट है। जो भी वो रोहिंग्या हैं, घुसपैठी हैं, उनको खुश करने के लिए ही ऊपर से ऑर्डर आता होगा कि ये सब बयानबाजी दो, और ये सब करते हैं। धीरे धीरे खेल खत्म होगा, समय लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि अभी तो एसआईआर हो रहा है, एनआरसी भी होना है, जनगणना होनी है, उसमें बहुत सारी चीजें, और ये 3-4 चीजें होते होते इतने इनपुट, इतने आंकड़े और इतना सब कुछ अब छांट दिया गया होगा जब तब तक जब 2029 के चुनाव आएंगे कि बहुत हद तक साफ सफाई हो चुकी होगी। और ये तमाशे होंगे, विरोध होंगे। अभी हमने देखा है ना बरेली में क्या हुआ है, आज भी हमने देखा है। बुलडोजर के सामने महिलाओं को ढाल की तरह इस्तेमाल किया है इन्होंने, महिलाओं को ले आए निकाल करके। तो ये महिलाओं को भी खड़ा करेंगे, बच्चियों को भी लेकर के आएंगे, सारे जितने नाटक नौटंकी हैं सब करेंगे। लेकिन दृढ़ता की जरूरत है, और दृढ़ता से मतलब अमल करने की जरूरत है, जो भी कानूनी कार्रवाई है। और योगी जी की तारीफ तो सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है, अंजू जी। जी। उन्होंने कहा कि वो सारे जितने भी कानूनी व्यवस्थाएं हैं उनको पूरा करके ही कार्रवाई करते हैं। और योगी जी जो कर रहे हैं ना, वो शोध का विषय है। उन्होंने सारे जिलों में, सारे कस्बों में, सारे गांवों में पैमाइश करा ली, सर्वे करा लिया, कहाँ कहाँ मदरसे हैं और उनमें कितने तालीम देने वाले हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, सारा कुछ रिकॉर्ड सरकार के पास में है। कितनी मस्जिदें, कितने मदरसे अवैध जमीन पर हैं, सरकारी जमीन पर हैं, उस सब के रिकॉर्ड हैं। अच्छा, एक आंकड़ा उन्होंने और भी निकलवा कर रखा हुआ है, किन किन इलाकों में कौन कौन बदमाश है। इसके अलावा कौन कौन उत्पाती हैं, कौन कौन बढ़ चढ़ करके बयान देते हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, उन सब के घरों की पैमाइश करवा रखी है कि जरा पता कर लो ये ठीक जमीन पे बने हुए हैं या गलत जगह बने हुए हैं। उनको सबको नोटिस इशू करा रखे हैं, समन जारी करवा रखे हैं कि भाई आपने ये घर गलत बनवा रखा है। योगी जी को पता है कभी ना कभी तो ये मौका देंगे ही देंगे। अब नहीं देंगे, 6 महीने बाद देंगे, साल भर बाद देंगे, 1.5 साल बाद देंगे। तो सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रखी है। जिस दिन भी वो बदमाशी करता है उससे अगले दिन बुलडोजर पहुंच जाता है और कोर्ट में बता देते हैं कि देखो जी 6 महीने पहले का इनको नोटिस इश्यू हो रखा है कि तुम्हारा मकान अवैध है, इसने कुछ किया नहीं तो इसलिए इसका ढा दिया गया। तो बहुत कायदे से, कानून के हिसाब से योगी जी चल रहे हैं। सर वो कानून के हिसाब से चल रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पे दर्द हो रही है ना। मुद्दे मिल नहीं रहे हैं टूल किट गैंग को, किसको मुद्दा बनाया जाए, तो इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन जब जब ये ऐसा करते हैं सर, खुद ही एक्सपोज होते हैं और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। पीएम मोदी को भी जब जब टारगेट करते हैं तो उसका खामियाजा ये भुगतते हैं। लेकिन बस ताज्जुब की बात यह है कि इतनी पुरानी पार्टी है, अभी तक इसके नेता सबक नहीं ले रहे हैं कि इनके साथ क्या कुछ हो चुका है। अब देखते हैं कितने दिन और भौं करते हैं ये लोग संसद के बाहर खड़े होकर। अब इनको, मुझे लगता है पिद्दी के बिस्किट खा लिए हैं शायद इन सब ने, तो इसीलिए इनको ये बीमारी हो गई है। लेकिन सर आपने समय निकाला, बहुत ही अहम जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।